हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं घटना चक्र की आपको ये पेट की सीरीज़ करा रही हूँ। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आपकी बुक है, जिसमें हमने 3 पार्ट में हिस्ट्री कंप्लीट किया है। और आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट ज्योग्राफी में पहुँच जाएंगे। तो समय बहुत कम बचा हुआ है, अब समय नहीं है, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए मैं आपको ये सेशन करा रही हूँ। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा वीडियो लेट हो गया, नहीं अभी आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड करा पा रही हूँ, तो मैं अभी आपको ये प्रोवाइड करा रही हूँ। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट अभी भी थोड़ा सा मुझे गले में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हो नहीं पा रहा है ठीक से क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सब आपको मिल सके। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं। तो आप 2x स्पीड पर देखिएगा अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम। और आप देख सकते हो 12 ऑलरेडी बज चुका, और आप तक जब तक ये पहुंचेगा तब तक शायद 1:30-2 बज जाएगा। तो कोशिश तो करूँगी कि मैं इसको 1-1:30 बजे से पहले आपको प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, तो किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था भाई बंगाल विभाजन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था, इसी की वजह से स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। और बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? तो 1905 में, और तभी स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हो गए थे। ठीक है, चलिए। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। किसके द्वारा? तो ये स्वदेशी आंदोलन के द्वारा, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के द्वारा आपका तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। ये बात है अगस्त 1905 की। ठीक है, अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 में हुआ था, में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया, और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता था। सॉरी। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था, और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ, और इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी। ठीक है, 1884 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, जिनका नाम था A.O. ह्यूम। उनके प्रयत्नों से एक संस्था, जिसे कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष ये सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ, और इसी सम्मेलन में दादा भाई नेहरू के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलन एक्टोवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने
ने डैश वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? तो अभी मैंने बताया 1884 में किया था इन्होंने, जो कि 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य में इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब ग्रहण किया था? तो राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है और इसके जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया? तो अभी हमने देखा ये कब गाया गया है, तो भाई 24 जनवरी 1900, ये इसमें क्या आंसर आ गया? अच्छा, अपनाया गया और गाया गया की बात अलग हो रही है। देखते हैं ये गाया सबसे पहले कहाँ गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए होगा। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दबाजी में, देखो गलत हो जाता है। अभी राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो अभी हमने देखा सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और इसे अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? तो इसके बाद कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में हो गई थी। ठीक, तो 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल एक साथ आए, जिसके लिए तिलक और एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किए थे। नेक्स्ट है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो ये हुआ था आपका लखनऊ में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो अभी हमने बताया लखनऊ अधिवेशन में ये लोग एक हुए थे। तो ये आपका कहाँ गया ऑप्शन? ये रहा लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो भाई गांधी जी ने सिर्फ एक अधिवेशन का सभापतित्व किया है और वो भी बेलगांव अधिवेशन है, जो कि 1924 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए यही लिखा है डिस्क्रिप्शन में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी अध्यक्षता करी? तो उन्होंने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने हैं? तो भाई अभी मैंने बताया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन के। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो भाई पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में घोषित किया था। और ये लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो ये अधिवेशन होता है आपका 19 दिसंबर 1929 में। कब होता है? दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस डैश वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, पहली बार वो 1938 में बने थे
हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दूसरी बात, वो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और फिर वो वहाँ से भारत को छोड़ दिया था उन्होंने, और फिर वो जर्मनी चले गए थे। ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इस पद का प्रस्ताव जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफ़ा दिया तो 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था और अध्यक्ष बन गए थे। बोस की जीत पर गांधी जी ने कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। गांधी जी से मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद इस पद का जो प्रस्ताव है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता करी है? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने करी थी। कब करी थी? तो 1887 में करी थी और ये अधिवेशन था आपका मद्रास अधिवेशन। ठीक है। तो मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुसलमान अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, सॉरी, अब हम देखेंगे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और सॉरी बहुत मेरा गला खराब है, लेकिन क्या करें, पढ़ना भी है और आप लोगों को प्रोवाइड भी कराना है। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को डैश आंदोलन कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। ये आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो तत्कालीन गृह विभाग भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को की थी। यद्यपि कुछ स्रोतों में निर्णय की घोषणा की तिथि 19 जुलाई 1905 भी प्राप्त होती है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के समय भारत के जो वायसराय थे वो कर्जन थे। ठीक है। कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे कौन एक मकसद नहीं था? तो कर्जन का ये मकसद नहीं था कि ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन हो। वो ये चाहता था कि बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला होना चाहिए। बांटो और शासन करो की नीति वो चाहता था और सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना चाहता था। ठीक है, ये कर्जन का कहना था। तो कर्जन जो है बंगाल विभाजन के पीछे ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि वो ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करे। ठीक है। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, जिन्होंने विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ठीक है। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। ठीक है। गांधी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो उन्होंने फिनिक्स में की थी। ठीक है। तो गांधी जी ने 1904 में डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी। फिनिक्स महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुँचे थे। ठीक है। तो गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक
गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज़ SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंच गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे? तो अभी मैंने बताया 1893 में। ठीक है, नेक्स्ट है रंगभेद के कारण गांधी जी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये बात है 1893 की। ठीक है, जब भी वो गए थे। तो गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वो प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया और पीटर मरीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? तो भाई उन्होंने फरवरी 1919 में करी थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? तो उन्होंने जो उनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी संसद को बांझ और वैश्या कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं गांधी जी? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ठीक है, और महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक एक पुस्तक भी लिखी है गोपाल कृष्ण गोखले जी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो अभी हमने बताया था कि गांधी जी ने लिखी है। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखी है, यंग इंडिया लिखी है, नवजीवन लिखी है, आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है और हिंदू स्वराज भी उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो भाई गांधी जो हैं वो किसी सज़ा का प्रतिहार जो है नहीं करना है, ये वो मतलब ऐसा प्रतिकार नहीं करना, सत्याग्रह के सिद्धांत से ये संबंधित नहीं है। 1917 का डैश सत्याग्रह गांधी जी के का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो भाई 1917 में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था और वो किसानों के हक के लिए शुरू किया गया था। सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। गांधी जी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था? राजी किया था। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो भाई नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ सत्याग्रह था आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग जो है वो 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। ठीक है, 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से भेंट करके उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण में नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपी बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना और उन मालिकों के द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था, जिसे कि 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाइए। ठीक है, तो बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था ये आपका हुआ था 1928 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने नोआखली की जो यात्रा की थी वो उन्होंने 1946 में की थी। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में और अहमदाबाद में जो मिल मज़दूरों की हड़ताल हुई वो 1918 में हुई। तो 1917 में
चंपारण सत्याग्रह के बाद आंदोलन जो हुआ था, उसके बाद तुरंत ही 1918 का अहमदाबाद मिल आंदोलन हो गया था, जो भी गांधी जी की देखरेख में ही हुआ था। ठीक है, तो ये दूसरा उनका आंदोलन है, तो ये नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें गांधी जी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में। तो सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। ठीक है, फिर आप असहयोग आंदोलन भी शुरू करिए। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आयोजित किया गया था 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। गांधी जी किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ये है लुई फिशर। ठीक है, गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम बन गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड। महात्मा गांधी ने भारत में डैश की स्थापना की सिफारिश की, जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो उन्होंने एक आदर्श गांव की जो है वो सिफारिश की थी। ठीक है, गांधी जी का कहना था कि भारत में आदर्श गांव की स्थापना जो है जहां पर लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण कर सके। सॉरी। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो वो थे शौकत अली। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर किचलू, शौकत अली और अन्य लोग भी थे। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के दौरान भारतीय मुसलमानों का मानना था कि तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। तुर्की साम्राज्य को पहले ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। किसने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो ये विरोध किया था जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो भाई ये जो किया गया था, ये किया गया था 1919 में। ठीक है, ये 1919 की बात है। सॉरी। खिलाफत आंदोलन 1919 में भारतीय मुसलमान द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था और इसका उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की, जो कि वर्तमान तुर्की है, साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की के खलीफा को खत्म करने के ब्रिटिश सरकार के कदम का विरोध करना था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो महात्मा गांधी ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में अधिक एकता हो जाए। तो ये एकता लाने के लिए उन्होंने ये काम किया था। असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उसी दिन जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी की जो है वो मृत्यु भी हुई थी। तो ये दोनों डेट सेम है। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और
राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। चौरी चौरा घटना कब हुई? तो भाई चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये आपकी हुई है 4 फरवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फरवरी नहीं दिया हुआ है, 5 फरवरी दिया है, वैसे यहाँ पे 4 फरवरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये घटना आपकी 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा स्थान पर हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी को 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या था तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा घटना की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। ठीक है, और किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कुछ भीड़ ने थाने में क्या कर दिया था, आग लगा दी थी, जिसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। भारतीय इतिहास में ये चौरी चौरा की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसी से उनको लगा कि चौरी चौरा की घटना किसके कारण करने अपना, तो ये गोरखपुर में हुई थी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन सॉरी। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो भाई फरवरी 1922 में। तो मैंने 12 फरवरी 1922 आपको बताया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो भाई चौरी चौरा घटना के कारण ये बंद कर दिया गया था। गांधी जी ने किस घटना का असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो भाई चौरी चौरा घटना के कारण कर दिया था, जो कि 4 फरवरी 1922 को हुई थी। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 सालों के लिए साधारण कारावास की सज़ा जो है वो सुनाई गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि नमक कर के विरुद्ध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और 2 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे, जहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था। ठीक है, नेक्स्ट। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी में पहुंच गए थे। अंग्रेज़ों के साथ के समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया। तो ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और ये पैक्ट कब हुआ था? तो ये पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और इसमें हस्ताक्षरित दिल्ली समझौते को गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने पर सहमत हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के साथ हुई थी। कब? तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, जो कि 5 मार्च 1931 को जो है वो आंदोलन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, दांडी नमक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जिन्होंने गांधी जी से कहा कि इसमें जो है ना महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल होने की आज्ञा दीजिए, खाली पुरुषों तक इसे सीमित मत रखिए। 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। ठीक है, तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया और आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय से बातचीत कर 11 समझौता करने का प्रयास किया और जिससे उन्होंने 11 सूत्री मांगे जो है वो पेश की और ये आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें स्वीकार कर लेती है तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह जो है वो शुरू किया गया। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को
गांधी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, तो ये भाई सही नहीं है। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये सही था आपका। और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये 2 बातें जो हैं उन्होंने रखी थी, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पहले गांधी जी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया था और वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी। इसमें मुख्यतः सेना के खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% कटौती, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और रुपये की स्टर्लिंग विनिमय दर कम करना, लगान में 50% कटौती तथा नमक पर सरकारी इजारेदारी और नमक कर को समाप्त करना आदि मांगे जो हैं इसमें शामिल थी। लेकिन सरकार ने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो भाई सारे गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। पहला आपका जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, ठीक है। किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो अभी हमने बताया भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो दोबारा से है भीमराव अंबेडकर ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार किसका परिणाम था? तो ये आपका दूसरे गोलमेज सम्मेलन का जो है वो परिणाम था, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जो कि कम्युनल अवार्ड था, उसकी घोषणा कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीयता समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? तो भाई वीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत का गठन किया था, और वीडी सावरकर का नाम था विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो इन्होंने 1904 में जो है गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समाज का गठन किया था। वीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर के द्वारा 1899 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिनव भारत समाज बना था, ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मित्र मेला, ठीक है, जो आगे चलकर अभिनव भारत बना था, ठीक है। तो महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन को मित्र मेला कहा जाता है, और मित्र मेला की जो स्थापना है वो 1899 में की गई थी। हालांकि अलग अलग किताबों में इसका स्थापना वर्ष 1900 भी दिया जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत समाज में परिवर्तित हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करिए। तो बताइए भाई, इंडियन नेशनल आर्मी किसकी है, गदर पार्टी किसकी है, और मित्र मेला किसकी है, होम रूल किसकी है? तो देखिए, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है ना, जो हमें सबसे पहले क्लिक कर जाए कि ये हमें आता है, सबसे पहले उसी को टिक मारना होता है ना। तो भाई अभी हमने तुरंत पढ़ा है, तो अभी तो तुरंत आता है हमको, तो ये है हमारा मित्र मेला। तो मित्र मेला भाई वीडी सावरकर जी का है। होम रूल जी है जो है वो एनी बेसेंट जी की है, ठीक है। गदर पार्टी हमारी लाला हरदयाल की, और इंडियन नेशनल आर्मी हमारी सुभाष चंद्र बोस की है। तो उसमें तो सारे ही आते थे। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन सॉरी 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो भाई किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। ठीक है, तो 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। हालांकि मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड एक अलग गाड़ी में बैठे थे और बम फेंकने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनकी मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री की जो है वो मौत हो गई थी। ये हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डैश में फांसी की सज़ा दी गई। तो 1931 में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। इसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था। ठीक है, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो चिट्टग्राम विद्रोह या फिर छापे की घटना जो है वो अप्रैल 1930 में सूरसेन, जिन्हें कि प्यार से मास्टर दावी कहते थे, उनके नेतृत्व में हुई थी, जिसमें चटगांव, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था और घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया था, जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो इनको किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, लेकिन ये मरे तो थे नहीं, है ना। मर गए थे उस समय मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री। तो खुदीराम बोस का जो जन्म है वो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में मिदनापुर ज़िले में हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद अपनी छोटी उम्र में ही वो रिवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत शक्ति से पेश आता था। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई और इस काम के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया था। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस घटना में जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जो हमदर्दी रखते थे मिस्टर कैनेडी, उनकी पत्नी और पुत्री मारे गए। तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सज़ा जो है वो दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक ब्रिटिश डच पर बम मारा। उसके मारने का प्रयास, जो पहले कलकत्ता के प्रमुख प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे सॉरी, वो थे किंग्सफोर्ड सॉरी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र आपका 1925 में हुआ है। ठीक है, काकोरी ट्रेड एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को गठित हुआ। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, को क्रांतिकारियों के द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाड़ी को फांसी दी गई। इसमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो भाई हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल था। ठीक है, गदर आंदोलन के नेता कौन है? तो भाई गदर आंदोलन के नेता है आपके लाला हरदयाल। ठीक है, तो
लाला हरदयाल गदर आंदोलन के नेता हैं। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई और लाला हरदयाल इसके मनीषी पद प्रदर्शक थे। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भाई सबसे प्रमुख कारण ये था कि पहला विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसलिए गदर पार्टी जो है वो उसका गदर आंदोलन की भावी राजनीति की 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इतिहासकार विपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ होने का कारण थी। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय जो था वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में स्थित था। सॉरी, किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो भाई मंडी षड्यंत्र जो है वो गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ। दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में मंडी और सुकेत राज्यों में बैठक हुई तथा मंडी एवं सुकेत के अधीक्षक एवं राजा के वजीर की हत्या करने, खजाना लूटने और व्यास नदी पर बने पुल को उड़ाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा शुरू किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस संगठन के भी संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना करी? तो भाई श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी थी, ठीक है। सॉरी, किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद में, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस में भी बच निकले, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को उन्होंने गोली मार ली थी और वो शहीद हो गए थे। कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बाकी सभी लोग थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो ये दिया है भगत सिंह ने, ठीक है। और इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय जो है वो भगत सिंह ने किया है और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जिन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इंकलाब जिंदाबाद की जो रचना है वो हजरत मोहानी जी ने की है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो भाई हजरत मोहानी ने दिया है। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। और चलो अभी हम मिलान करना है भाई। तो मिलान में क्या क्या है? मिलान में है लाहौर षड्यंत्र मामला, काकोरी, देख लो कहीं, लाहौर षड्यंत्र मामला, काकोरी षड्यंत्र मामला, चटगांव शस्त्रागार छापा और अलीपुर बम मामला, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें। तो देखो तो राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया है भाई? तो काकोरी षड्यंत्र मामले में। सूरसेन जो है वो चटगांव शस्त्रागार छापे में, अरविंद घोष जो है अलीपुर बम मामले से और भगत सिंह है लाहौर षड्यंत्र मामले में। नेक्स्ट है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 63 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी जतिन दास की। सॉरी। अब हम देखने वाले हैं विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार कब खो दिया है? तो भाई ये खो दिया था उसने 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है, समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो भाई 1909 का जो परिषद अधिनियम आया था, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, वो आपका 1892 के सुधारों का विस्तार था। कौन सा अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये प्रस्तुत करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो ये 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है और मुख्य न्यायाधीश सहित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार के किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था और मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और एक आपका बना था बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित ये सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण इसे 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? तो मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो आपकी केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन और प्रांतों में द्विशासन शासन की स्थापना करना था। इसके अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय में और स्थानांतरित विषय में। अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस को। किस आंदोलन के लिए गांधी के द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, ठीक है। 6 से आपका 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वार्धा बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। 7 से 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें वार्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद में 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो मरो का नारा दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दिया था। करो मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया था, एक आंदोलन था। तो ये भाई मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। नेक्स्ट है, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय उस समय लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और उस समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका क्रिप्ट मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का तत्कालीन कारण क्रिप्ट मिशन की विफलता था।
आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। लोक नायक के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सॉरी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता। ठीक है, तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो वो है आपको सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह जी ने किया था। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1939 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया। वो शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर ये पूर्वी एशिया आए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, अब मैं ना इसका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे गला में दर्द भी हो रहा है और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सबसे जल्दी आंसर कर लेते हैं। ठीक है, अभी आज नहीं, अब नहीं कर पाऊँगी, नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो मैं सिर्फ आंसर करती हूँ, आप बस क्वेश्चन लगाते चलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो अक्टूबर 1943 में की थी। कहाँ की थी? तो सिंगापुर में की थी। ठीक है, जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं बता दूँगी। किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दिया? तो ये दिया था 1939 में। शेरे बलिया नाम से जाना जाता था चित्तू पांडे को। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए भारत भेजा गया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। सॉरी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हैं हसरत मोहानी। 1722 में आगरा की सूबेदारी जो है वो सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजी भाषा को। ठीक है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद KM मुंशी ने भारतीय विद्या भवन संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शारदा अधिनियम के नाम से। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग जो है वो गहरा नीला है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। रो किनारे अपने सहयोगों को ये महसूस करने के लिए प्रेरित किया गया कि संविधान सभा
ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस काम पर काम किया जाए। तो ये था सोमनाथ लाहिड़ी। किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? तो कैबिनेट मिशन ने जो है वो पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किन क्रांति के साथ हुई है? तो ये अमेरिकी क्रांति के साथ हुई। भूदान जो कि ग्रामदान आंदोलन है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। 1927 में महाराष्ट्र में महाल सत्याग्रह शुरू किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 1927 में महाल सत्याग्रह जो है दलित और शोषितों पर अन्य जातियों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था और इस आंदोलन का संबंध महाल स्थित कवदर तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वो 13 अप्रैल 1919 को लौटा दी थी। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि किसने दी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने दी है। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया है? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? तो मदन मोहन मालवीय ने करी है। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। पूना समझौता 1932 में हुआ है और ये अम्बेडकर और गांधी के मध्य एक करार था। घटना और तारीख के इन जोड़ों में आपका कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है? तो भाई इसमें हमारा ABC तीनों मेल नहीं खाते हैं। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। जबकि ये निर्णय 1912 में प्रभावी हुआ, अर्थात दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों की शिकायतों पर नहीं बल्कि किसानों की शिकायतों पर शुरू हुआ था। बाल गंगाधर तिलक भारत के महान राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अप्रैल 1916 में पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1915-16 में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी, एक तो एनी बेसेंट की अध्यक्षता में और दूसरी लोकमान्य तिलक जी के 1866 में दादा भाई नेहरूजी ने भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। नेक्स्ट, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नेहरूजी। किसने सबसे पहले धन की निकासी सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो धन का निकासी सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नेहरूजी ने। रास बिहारी बोस के द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय फौज का। डैश में भारत राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे राजा राममोहन राय। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? तो बहुकारक का जो सिद्धांत है वो संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था और ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ है 11 नवंबर 1918 को। अमेरिका ने 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया। तो 1918 में पहला समाप्त हुआ और दूसरा शुरू हुआ 1941 में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई 1965 में लड़ी गई थी। 1965 में हाजी पीर की लड़ाई लड़ी गई। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र तक कब्जा किया, लेकिन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में ये क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो कि POK में स्थित है।
नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिज़ाइनर कौन था? तो एडविन लुटियंस था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई है? तो ये 1912 में हुई है, लेकिन इसकी घोषणा 1911 में हुई है, ये चीज़ याद रखिएगा। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे और वो भारत के राजस्थान क्षेत्र से संबंधित थे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना करी है सर मोहम्मद इकबाल ने। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में आया था। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा एक अधिकारों का बिल जो है वो प्रस्तावित किया गया था। अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने में कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था गुप्त समाजों का संगठन। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार में बताया है। अब घटनाओं को सही क्रम में हमें लगाना है। तो हमें पता है कि रॉलर एक्ट आपका जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उसके बाद आया था, ये 1919 में। गांधी इरविन समझौता जो है बाद नहीं, पहले था। ठीक है, बाद में नहीं आया। ठीक है, बाद में नहीं आया ये रॉलर एक्ट, पहले 1919। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ और एल्बर्ट बीड आपका 1883 में आया। और भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटिश शासक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार कब सम्मिलित हुई है? तो ये आपकी 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा के प्रमुख थे। 1946 की अंतिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किसने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो ये क्लेमेंट एटली ने। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो ये दिया था उन्होंने संसद से संविधान सभा में। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? तो हैदराबाद के खिलाफ जो है ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, इसको कूट था इनका। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है और कल हम करेंगे भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो मैंने ये जो लास्ट का आपका पार्ट था इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं कराया क्योंकि गले में बहुत दर्द है, खांसी बहुत हो रही है, तो इतना ही पार्ट खाली नहीं कराया मैंने, है ना। लास्ट वाला जो है आपका ये आधुनिक भारत इतिहास का विविध, बाकी तो मैंने कराया। तो थोड़ा आई होप आप भी समझेंगे। तो अब ये वीडियो हमारा फिनिश होता है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को सपोर्ट करिए, शेयर ज़रूर करिए। आपके लिए यूज़फुल है तो दूसरों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश यही है कि जल्दी तबीयत ठीक हो जाए, नहीं तो फिर करना तो है। ये कहाँ 3 वीडियो मैं दे रही थी और अभी तो मैं कल तो आज आपका मॉर्निंग में आ ही नहीं पाया, तो ये अभी मैं अपलोड कर दूँगी और शाम वाला तो आपको 5 बजे आएगा ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, सबको ज़रूर मिलेंगी।